टॉपिक देखिए, कल मैं थैंक्स गिविंग में मेरे फैमिली के कुछ लोग आए थे अमेरिका के डिफरेंट पार्ट से, और टेनेसी में ही हम लोग ने सेलिब्रेट किया। और हम लोग एक नियर बाय एक नेटिव का एक ट्रेल है। वी वेंट फॉर दैट प्लेस टू सी नेचुरल ब्यूटी। तो वहां पे मैंने ये खरीदा। देखिए, ये अब सोना है कि नहीं है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये इट्स कॉल्ड ट्रम्प कॉइन। ठीक है। तो अब दुनिया 4 सालों के लिए ट्रम्प कॉइन को अपनाने के लिए रेडी हो जाए। नाउ डोनाल्ड जे ट्रम्प 20 जनवरी से गद्दी सीन होंगे, एंड ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग सम मूव्स जो कि हर राष्ट्रपति करता है। और उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उन्होंने चूंकि डॉलर के बारे में जो स्पेकुलेशन चल रही है मार्केट में, एंड द डॉलर इज गोइंग डाउन, डी डॉलराइजेशन, जो भी ऑल दोज थियरीज एंड रियलिटी जो मार्केट में है, to arrest all those things as a president of America and looking very nationalistic and inward in his approach. uh, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। सो इफ यू हैव टू सी, वी हैव टू सी दोज थिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और ये जो मेरे भी कुछ मित्र भारत से एकदम खटाक से मुझे पिंग किए कि भाई देखिए कैसा शब्द यूज कर रहे हैं आपके राष्ट्रपति, शक्कर। पर ये अमेरिका के भाषा में शक्कर बोलना, मैंने एक वर्बेज है, ये लोग यूज करते हैं नेचुरली। डजंट मीन कि आप उसको एक्सट्रीम लेके जाएं। कमिंग बैक टू ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स करेंसी पे सभी देश जो हैं मेजर, ब्राजील, आपके चाइना, रशिया, दे हैव ऑल एग्रीड ऑन द ब्रिक्स करेंसी एक्सेप्ट भारत। क्योंकि भारत जो है अभी भी रुपए और अपनी करेंसी को कंट्री टू कंट्री अपना वो चाह रहा है कि उसकी रुपीस को एक्सेप्ट किया जाए। और उसने उस लिहाज से कोई 20-25 देश शायद को ऐसे इस तरह के एसोसिएशन में ऐड किया है। तो फॉर इंडिया, I don't think कि Indians as such will be too much worried, especially from government perspective, the ruling government, because India will never like, again it's my view, channel का view नहीं है, ये मेरा view है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि डॉलर वीक हो सडनली, बिकॉज इंडिया के सारे ट्रेड, इंडिया के सारे रिजर्व्स, मेजॉरिटी सारे, मैंने इसे डजंट मीन एवरीथिंग बट मेजॉरिटी ऑफ द रिजर्व जो कि इंडिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है एज ऑफ टुडे 4 ट्रिलियन वाले इकोनॉमी वाले देश में, वो डॉलर्स में है। तो उसको कुछ टाइम चाहिए नेचुरल मूव के लिए, राइट? उसके लिए आई डोंट थिंक कि भारत रेडी है, वो इतना शॉक नहीं ले पाएगा पोस्ट कोविड। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए ये बहुत डैमेजिंग नहीं है फॉर नेक्स्ट 5 years एटलीस्ट। उसके बाद क्या होता है विल सी, बिकॉज जो भी प्रोग्राम ट्रम्प जी ने शुरू किया है ये 2 साल वाला बटन क्लिक वाला नहीं है। ही मे बी टॉकिंग ऑल दोज रिफॉर्म, बट मेरे को तो ये बिना 2 टर्म के पहले ये रिफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन दिखता नहीं है। तो ये हो गया सारा एज एन एनालिस्ट माय व्यू। नाउ टैरिफ इज अ वर्ड जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मंत्र है। वो टैरिफ को दूसरी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, नॉट व्हाट इकोनॉमिस्ट जिस तरह से टैरिफ को समझाते हैं। ट्रम्प का ये कहना है कि जो भी देश, अमेरिका चूंकि एक कंज्यूमर है, वर्ल्ड का बिगेस्ट कंज्यूमर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, या हाउस होल्ड का सामान हो, चाहे वॉलमार्ट हो या टारगेट हो, सभी लोग ये चाइना एंड एशियन अदर कंट्रीज और इंडिया एंड बांग्लादेश फॉर अपैरल पर्सपेक्टिव, कपड़े वगैरह के लिए डिपेंड है। और ये सारे जो सामान बाहर से आते हैं, ट्रम्प का ये सोचना है कि टैरिफ वर्ड लगाना मतलब कि ये देश के रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को ये पैसा देना होगा। ये थोड़ा सा एम्बिशियस थिंकिंग है, अनलेस ही रीडिफाइंस फाइनेंशियल बुक्स में टैरिफ का क्या मतलब है। क्योंकि अगर वो टैरिफ लगाते हैं 10% से 25%, तो टैरिफ का पैसा ये सब देश जो अमेरिका में बेच रहा है कहां से कमाएगा? अमेरिका से ही कमाएगा। अमेरिका के ही लोगों पर ये टैरिफ का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, और इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और भी मिडिल क्लास को फर्दर प्रॉब्लम हो सकता है ना। उसका काउंटर ये है कि ट्रम्प इतना बेवकूफ भी नहीं होगा कि वो ये सब समझ नहीं रहा है।
एंड ही विल फाइंड अ मिडिल वे। क्या वो नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए ये डंडा मारा जा रहा है, और डॉलर के गिरते हुए वैल्यू को रोकने के लिए वो ये डंडा मार रहा है, कि अमेरिका फिर से एक पावरफुल कंट्री है, ये बताना चाह रहा है। बहुत सा एजेंडा इसमें आ सकता है, और वी विल सी हाउ इट मूव्स। बट मुझे जहां तक लगता है कि टैरिफ जो हम लोग समझ रहे हैं एज एन एनालिस्ट कि वो 10% टैरिफ लगाया और वो कॉस्ट अमेरिकन कंज्यूमर को बेयर करना पड़ेगा, ऐसा शायद ना होगा। देर विल बी एन गिव एंड टेक, मे बी कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल वगैरह जो जो कंट्री जो बना रही है वहां पे कॉस्ट को पुश किया जाएगा, रादर देन अ फिनिश्ड प्रोडक्ट के कॉस्ट को जो कि अमेरिका को देना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग भी है ट्रम्प के सपोर्टर्स, विल आल्सो एडवाइस हिम कि कहाँ से टैरिफ उसको कैसे कमाना है। बट इवेंचुअली आई थिंक कि इंडिया इज सेफ एज फार एज टैरिफ इज कंसर्न, बिकॉज हम वैसा फिनिश प्रोडक्ट अदर देन कपड़ा ऐसा कुछ नहीं बेचते हैं जहां पे हमें इंस्टेंट हिट होगा। बट इट विल ऑल्सो बी इंडिया को अपना गेम अप करना पड़ेगा। लाइक टैरिफ आप अगर फॉर एग्जाम्पल वेरी क्विकली आई एम समिंग इट अप, अगर आप टोयोटा कार अगर आप जापान से ला रहे हैं $30,000 में या $40,000 में, और अमेरिका में बेच रहे हैं 15% टैरिफ लगाकर, तो अगर टैरिफ बढ़ाने से टोयोटा की डिमांड कम हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज टोयोटा एंड एनी सच प्रोडक्ट विच इज कमिंग फ्रॉम नॉन अमेरिकन कंट्रीज, उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नॉट ओनली ऑन द प्रोडक्ट कॉस्ट है। ये गोरों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बाहर से आ रही है तो चीप है, लेकिन सारे गोरों को जो 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 यहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं हार्वर्ड वार्वर्ड में बैठे हुए हैं, they have to understand this thing very clearly. There is something called competitive advantage, and competitive advantage not only comes from the cost, it comes from the manpower, it comes from the know-how usme, supply chain, it comes from the procurement of the raw material from those countries, and on the top उस country का parity rate क्या है। उस country में अगर हम एक अच्छे इंजीनियर में बनने में मुझे अगर मैं 50,000 रुपया मंथली में आराम से रह सकता हूँ और टेस्ला का बढ़िया कार बना सकता हूँ, तो अमेरिका में वो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स। आदित्य जी, आई थिंक बिफोर वी गेट इनटू कॉम्प्लेक्सिटी मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट इतना ही रहेगा। थैंक यू। चलिए देश कपूर जी। आई थिंक जो भी शरद जी ने कहा है बिल्कुल सही है। इसको मैं एक तरह से देखता हूँ जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है, एंड लाइक व्हाट इज पॉसिबल, राइट। सो डोनाल्ड ट्रम्प की जो है ना वो एक तरह का जो उसका स्टाइल है काम करने का वो बड़ा प्रोवोकेटिव है। वो ऐसे ही काम करते हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है वो कभी कभी ऐसी बात बोल जाते हैं जो पॉपुलिस्ट होती हैं, विच मे नॉट ऑलवेज बी रियलिस्टिक। करेक्ट। इस सिचुएशन में तीन चार चीजें एक साथ आई हैं। पहली बात यह है कि ये डी डॉलराइजेशन की मूवमेंट शुरू क्यों हुई। वो शुरू इसलिए हुई क्योंकि देयर वाज अ लैक ऑफ ट्रस्ट in the leadership of US and European allies in terms of the financial infrastructure. अगर उन्होंने रशियन बैंक्स को स्विफ्ट से ना निकाला होता तो ये डी डॉलराइजेशन की जो मूवमेंट थी ये इतनी तेजी ना पकड़ती। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं वो सिर्फ 4 साल के लिए हैं, उसके बाद क्या। तो इस डी डॉलराइजेशन की मूवमेंट को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस समय, जब तक एक टोटल ओवरहॉल नहीं होता अमेरिका का। जो अमेरिकन माइंडसेट है, जो अमेरिकन लेवल ऑफ इंटेग्रिटी है, उसका ओवरहॉल नहीं होता। बिकॉज इस समय द लेवल ऑफ ट्रस्ट इन द लीडरशिप ऑफ यूएस in terms of the financial infrastructure is almost like zero, because ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने मार्क एंडरसन की वो देखी है इंटरव्यू जो रोगन के साथ, वो देखने लायक है, वो रियली में देखने लायक है। वो बात करते हैं, कहते हैं कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो, जो बोलते हो, जो मतलब इसके जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो नैरेटिव था उसके खिलाफ था, तो आपको बड़े क्वाइटली और स्लोली वो डी बैंक कर दिया जाएगा। बैंक्स जो हैं
उनको कॉल आएगा किसी एडमिनिस्ट्रेटर का, वो बोलेगा इसको डीमैग करना है, आपको आपका बैंक अकाउंट, आपके क्रेडिट कार्ड सब चले जाएंगे, तो आप काम कैसे करोगे? वो पूछ रहा था जो रोगन। वो कहता है जस्ट बाय कैश। इनफैक्ट एक बंदा था उसके अपनी टीम में जिसका नाम था क्रिप्टो मैनेजर, और क्रिप्टो उसके टाइटल में था। ही वाज गिवन दैट ट्रीटमेंट। सो बेसिकली जो हम सुनते आए थे ना, जो कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था कि कॉल आता था यूपीए 1 यूपीए 2 में कॉल आता था, और वो किसी कंपनी को लोन मिल जाता था, या जो पाकिस्तान में होता है, वो यूएस में अब आम हो रहा है अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली जो सिचुएशन है इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड विद इन द यूएस इज एट रॉक बॉटम राइट नाउ। बेसिकली देयर इज नो इंटेग्रिटी लेफ्ट। उसका जो वो है जो एंटायर इंटरव्यू है वो इतना शॉकिंग है, इतना स्केरी है कि उससे जो रोगन ने पूछा तो कोई करे तो फिर क्या करे वो ऐसी सिचुएशन में जब इतना ब्लेटेंटली टारगेट हो रहे हैं। मतलब कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कुछ कहा नहीं गया, कुछ लिखा नहीं गया, सिर्फ पीछे से एक कॉल आया, दैट्स इट। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करे? कहता है हम तो जानते हैं कि कौन कौन सी पावर्स और क्या क्या हायरार्की है, कैसे कैसे ये काम होता है, तो हमें समझ में आ रहा है, पर जिन लोगों के साथ हुआ है उनको तो समझ में भी नहीं आया कि कैसे हुआ। तो उसने पूछा फिर कोई क्या करे? वो कहता है जस्ट गो एंड एंडोर्स डोनाल्ड ट्रंप, बैक डोनाल्ड ट्रंप। बट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि वो किस चीज पे, कहां पे आके वो लीड कर रहे हैं, किस सिचुएशन में वो लीड कर रहे हैं। वो उस सिचुएशन में लीड कर रहे हैं जब फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन जो मैनेजरियल क्लास है उसकी इंटेग्रिटी और उसकी ट्रस्टवर्दीनेस इस समय जीरो है अराउंड द वर्ल्ड। nobody trusts Americans in terms of that they can lead a financial infrastructure in the world like today. In that kind of situation, de-dollarization is the only way out for them. अगर हम बाहर के लोगों को देखें, और ब्रिक्स जो है उसकी पावर काफी तगड़ी है। मतलब वो ये कहना आसान है कि भैया ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे, मतलब ये सब हो रहा है, बट लाइक उसको समझना पड़ेगा ना कि ब्रिक्स के पास पावर क्या है। मतलब हम जो मर्जी बोलते रहे कि भैया हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ब्रिक्स के पास काफी पावर है। वैसा नहीं है, वो छोटा जरूर लगता है कि वो G7 है, बट देन दे आर द वंस हु उनका वो G7 से ज्यादा वो स्ट्रांग है ब्रिक्स का जो इकोनॉमी है। वो जापान और यूएस से ज्यादा स्ट्रांग है इस समय, वो टोटल मिलाकर। और अगर रशिया की स्ट्रेंथ ले लें और चाइना की स्ट्रेंथ ले लें और इंडिया की स्ट्रेंथ ले लें, दैट्स अ वेरी वेरी बिग chunk that they have. They can control a lot of economic firepower. So इस समय उनको ऐसे डिसमिस करना इस तरह से कि वो 100% टैरिफ लगा दूंगा जी मैं आपके ऊपर, ये बोलने में अच्छा लगता है पर करने में बहुत मुश्किल होगा। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट ही डज नॉट लाइक चाइना, ही लाइक्स रशिया। मतलब वो कोशिश ये करेंगे कि रशिया को वीन करें और चाइना को साइड पे करें, पर वो इतना आसान भी नहीं होगा। संक्रांत ये जी, मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है। हाँ जी, तो आई थिंक दो तीन विषय हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है। एक तो ब्रिक्स वाला है, इसके में काफ़ी चर्चा होगी, थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। और दूसरा एक दो अपॉइंटमेंट्स भी शायद अभी हमारी डिस्कस नहीं हुई। कैश पटेल की अपॉइंटमेंट है और भी अपॉइंटमेंट्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए तो अच्छा है। तो जहाँ तक ब्रिक्स का सवाल है, जैसे कि शरद जी और देश जी ने बोला, ये जो डॉलर को सबसे बड़ा, इनफैक्ट सारे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को सबसे बड़ा धक्का लगा, वो इनकी अपनी एक्शंस के कारण ही लगा जो इन्होंने रशिया में किया और वॉर में किया। आपके पास
किसी कंट्री के बैंकिंग एसेट्स हैं, कंट्री के भी नहीं, किसी के लोगों के बैंकिंग एसेट्स हैं, रशियन बिजनेसमैन के बैंकिंग एसेट्स आपके लंदन में हैं, और आप उसको लॉकडाउन कर देते हो क्योंकि आप वॉर में हो गए। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हु विल ट्रस्ट कि आपके पास हम बैंक भी कर सकते हैं। तो एक ये पहलू है। दूसरा क्या है कि डॉलर हैज बीन द बिगेस्ट पॉन्जी स्कीम फॉर द यूएस। वो इसलिए इतना बड़ा डेफिसिट वो यूएस किस तरह से चला रहा है, और कोई तो नहीं चला पाता, इसलिए क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, उसको वो छाप सकते हैं एट विल, एंड छापने पर उसकी वैल्यू पूरे विश्व में उसकी मान्यता है वैल्यू की। यानी कि जो डॉलर के कारण उनको पूरी की पूरी एक डेफिसिट इकोनॉमी यूएसए में चल रही है। तो अगर डॉलर कमजोर पड़ता है या डॉलर में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर वो पूरा का पूरा जो पॉन्जी स्कीम है वो कोलैप्स कर सकता है। तो वो इसलिए उनको डॉलर की चिंता हमेशा रहती है। ये अलग बात है कि वो ट्रम्प और उसके लोग ये बोल रहे हैं कि हमको डेफिसिट को भी काबू में लाना है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस वो कितना डेफिसिट का काबू ला पाएंगे, क्योंकि छोटे मोटे प्रोग्राम काटने से डेफिसिट काबू में नहीं आने वाला। आपको डिफेंस काटना पड़ेगा या आपको सोशल सिक्योरिटी काटनी पड़ेगी, जो दोनों पॉलिटिकल लैंड माइन्स हैं। उसको छोड़ के जो बाकी चीजें हैं उसके अंदर ज्यादा पैसा ही नहीं है, आप काटोगे क्या? तो वो इनके लिए समस्या होने वाली है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए उनको डॉलर उस तरह से रहे, और यूएस हैज यूज्ड ऑल mechanisms at its disposal including wars to maintain the hegemony of the dollar। जहां रही टैरिफ की बात, ये भी ठीक ही कुछ चर्चा हुई है। इसमें टैरिफ का शब्द यूज हो रहा है। भारत में तो सभी चीजों पर टैरिफ लगता है, उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर हम कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि हम कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली टैरिफ की जो जो इट इज ऑल्सो डबल एज स्वॉर्ड। वो लिमिटेड यूज एक है उसका टैरिफ का, क्योंकि आप जो भी टैरिफ लगाओगे उसकी कॉस्ट कंज्यूमर को दुगनी हो जाएगी। अगर आप 100% टैरिफ लगाओगे तो जो भी आप खरीद रहे हो उसकी कंज्यूमर को दुगनी प्राइस देनी पड़ेगी। और इनका ये भी कैंपेन प्रॉमिस है कि इन्फ्लेशन को कर्ब करेंगे, उसके कारण ये जीते भी हैं, इकोनॉमिक वॉर्स के कारण जीते हैं, ग्रोसरी स्टोर से लेकर और सब चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। तो कहना कि हम टैरिफ को डालकर इनको काबू करेंगे, वो इतना आसान काम नहीं है। और तीसरा पक्ष जो भारत वाला है, उसमें जैसे पहले शरद जी ने भी कहा, भारत के लिए इतनी समस्या नहीं है, बिकॉज रुपी तो अभी कन्वर्टेबल तक नहीं है, उसको इंटरनेशनल करेंसी बनना, रिजर्व करेंसी बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो एज फार एज द रुपी गोज, इट इज अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग वेज टू गो। अभी पहले तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबल करें, लेकिन उससे ज्यादा जो चाइना चाह रहे हैं और देश चाह रहे हैं कि ब्रिक्स की करेंसी हो। नई करेंसी को मान्यता पाना इतना आसान काम नहीं है, उसमें भी समय लगेगा। तो मुझे वैसे भी नहीं लगता, समझ आता कि जिस तरह से ट्रंप ने लिखा है वो बहुत ही एमेच्योरिश है कि हाँ, जो भी करेंसी डॉलर से हटाने की कोशिश भी करेगा हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। अब कोशिश करेगा कैसे डिफाइन करोगे, किसको इंक्लूड करोगे, कैसे टैरिफ लगाओगे? तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सीरियस कोई स्टेटमेंट है, या इसके ऊपर हमको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, ये टैरिफ वाला जो इशू है। लेकिन ओवरऑल हमको देखना होगा कि ये जैसे मैंने कहा ना, डॉलर अलग अलग चीजों से सपोर्ट हो रहा है। वॉर हैज बीन द बिगेस्ट mechanism for supporting different kinds of pressure. Economic pressures have been the ways to support it. And the final point is going to be, अगर रिजर्व करेंसी कोई बनेगा तो मुझे लग रहा है क्रिप्टो का ऑल्टरनेटिव इज एक्चुअली गोइंग टू राइज। वन ऑफ द थिंग्स पीपल वुड हैव नोटिस्ड इज कि ट्रंप के इलेक्शन की न्यूज आने से क्रिप्टो में ह्यूज रैली हुई है, आपकी 50-60% तक क्रिप्टो में रैली हुई है। तो इतनी ज्यादा बड़ी रैली इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रंप को जनरली क्रिप्टो फ्रेंडली, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग भी हैं वो क्रिप्टो फ्रेंडली माने गए हैं। तो अगर क्रिप्टो फ्रेंडली लोग वो हैं, तो और क्रिप्टो अगर एक और मजबूत ढर्रे पे आ जाता है, तो मुझे लगता है कि क्रिप्टो
रिजर्व करेंसी, रिजर्व करेंसी तो अभी दूर की बात है, लेकिन क्रिप्टो में लोग कंट्रीज भी सम पोर्शन ऑफ एसेट रखना शुरू कर देंगे जैसे गोल्ड में रख रहे हैं। तो ये भी एक बात ध्यान में रखने की है। और फाइनली जो बातचीत हुई कि अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये जो कैश पटेल और चीजें हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, आई थिंक ओवरऑल इंडियन अमेरिकन के लिए, हिंदू अमेरिकन के लिए पॉजिटिव हैं। डेविल इज इन द डिटेल्स, लेकिन आई थिंक ओवरऑल पॉजिटिव है, क्योंकि डीप स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोल्ड वॉर के टाइम से, उससे भी पहले के टाइम के, हैज बीन अ बिग एनिमी ऑफ इंडिया। एंड इसमें और वो पाकिस्तान फेवरिंग वैसे भी रहा है, और डेमोक्रेट्स के टाइम स्पेशली इन द लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक इस्लामी डीप स्टेट जैसा बन गया था, जिस तरह से वो कर रहा था। एक बारी इस्लाम, it has taken on Islam also many times, but in the current avatar of it, with the Democrats, with everything, it has become very big, in that domain. A lot of appointments were made. So in that sense, the Trump thing is a corrective. Hopefully, they will start working towards America's real interest rather than all these shadowy deep state interests. So